हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का नया चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 16, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। इस पाठ के लेखक जो हैं वो रामचंद्र तिवारी जी हैं। देखिए, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पानी की एक बूंद की अपनी कहानी को बताने का प्रयास किया है, या कह सकते हैं उन्होंने पानी की बूंद का मानवीकरण किया है। मानवीकरण आप समझ पा रहे हैं, जो चीज़ बोल नहीं सकती उसको उसकी बात करके बताना, या वो बात कर रही है ऐसा हमें बताना है ना। सारी प्राकृतिक चीज़ों का मानवीकरण अक्सर लेखक लोग कवि लोग किया करते हैं। इसमें रामचंद्र तिवारी जी ने यही किया है। उन्होंने पानी की कहानी यानी ओस की एक बूंद का अपना जीवन के बारे में लेखक को बताना दर्शाया गया है ना। एक दिन जो है लेखक क्या करते हैं, सैर के लिए सुबह सैर के लिए निकलते हैं और बहुत दूर तक उन्हें जाना है। वहीं रास्ते में जब वो थक जाते हैं चलते चलते, तो किसी बेर की झाड़ी के नीचे बैठ करके थोड़ा आराम करते हैं। अब इसमें लेखक कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। जैसे ही लेखक वहां बेर की झाड़ी के वहां आए, देखा उनके हाथ पर ओस की एक छोटी सी बूंद जो है वो आकर के गिर गई। बहुत ही खूबसूरत सी बूंद जो है वो थी। अब कहते हैं जैसे ही मेरी दृष्टि उस ओस की बूंद पर पड़ी, वो बूंद वहीं ठहर गई, है ना। बिल्कुल शांत वातावरण था और लेखक क्या देखते हैं कि उन्हें अलग ही सुरों की झनकार जैसे सुनाई देने लगी। और जब उन्होंने वापस पलटकर उस बूंद की ओर देखा तो क्या कहा, हथेली से सरक कर वो बूंद कलाई पर आ गई और वहां उस बूंद के दो कण हो गए, दो हिस्सों में हो गई, और वो आपस में हिलते हुए जब मिल रहे हैं, उनके मिलने से, उनके हिलने से जो आवाज आ रही है वो सुरों के रूप में परिवर्तित हो रही है ना। कहता हो क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो वो बोल रहे हो, बात कर रहे हो। और थोड़ी ही देर में लेखक क्या देखते हैं, उन्हें आवाज सुनाई देती है, सुनो सुनो। जब लेखक ने चुप किया, आवाज अपने आप को शांत किया, तो क्या देखते हैं कि उन्हें किसी ने आवाज लगाई हो। तब लेखक कह रहे हैं मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली। अब वो बता रही है मैं कौन हूं, मैं ओस हूं, है ना। लेखक ने भी कहा मैं जानता हूं कि तुम ओस हो, है ना। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूं, झूठी, मैंने कहा और सोचा बेर के पेड़ से क्या पानी फव्वारा निकालता है। पानी की बूंद जो है वो बेर के पेड़ से कैसे आई होगी। लेखक जो थे वो भी बड़े ही सोच में पड़ गए। अब देखिए क्या देखते हैं, ऐसा कहते हैं कि मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो, है ना। जब उसने बोला क्या बेर के पेड़ से फव्वारा छूटता है, तो इस बूंद से, इस बात से उस ओस की बूंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, अविश्वास सा हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही हूँ। अब ओस की बूंद अपनी कहानी बताना प्रारंभ करेगी और वो कह रही है कि ये जो तुम पेड़ देख रहे हो ना, वह ऊपर से जितना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही। हम देखते हैं हमको पेड़ ऊपर से बड़े बड़े नजर आते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि उनकी जड़ें भी उतनी ही अंदर होती है ना। तो कहते हैं कि वह अंदर से भी इतना ही है। और क्या कहते हैं कि ये पेड़ की जो जड़ें होती हैं, इनके छोटे छोटे रोए होते हैं, रेशे जैसे, धागे जैसे निकले हुए रहते हैं। तो कहते हैं कि उनके रोए होते हैं, और वो रोए जो होते हैं ना वो बड़े ही निर्दयी होते हैं। इसका मतलब क्या है, पानी की हजारों बूंदों को वो एब्जॉर्व करके, सोख करके वो रोए जो है वो रखते हैं। इस प्रकार से बूंद उन्हें बताने का प्रयास कर रही है। तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े यूं ही खड़े हैं, पेड़ जो है वो कोई ऐसे ही थोड़ी खड़े होंगे। क्या होता है, हम पेड़ों को पानी देते हैं, वो पानी नीचे जमीन में उतरता है, उनकी जड़ों में जाता है, उनके रों तक जाता है और फिर बड़ा होता है ना पेड़। तो कहती है
कि मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी, किंतु दुर्भाग्यवश एक रोए ने मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। ये रोए में खींच ली गई। अब क्या कहती है, ओस की बूंद जो है वो बता रही है कि पकड़कर छोड़ना नहीं जानते हैं। ये रोए जो है एक बार अगर वो पानी की किसी बूंद को पकड़ लेते हैं तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। अब लेखक की जो एक्साइटमेंट थी वो बढ़ गई। मैं एक कोठरी में बंद कर ली गई। अब आगे ओस की बूंद बता रही है कि उसका जन्म कैसे हुआ है ना। ओस की बूंद का जन्म कैसे हुआ। ओस क्या होती है, बादल से ऊपर से गिरती धुंध जैसी हमें दिखाई देती है। जब हम देखेंगे सुबह उठ के पेड़ों की पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदें होती है तो वो कहाँ से आती है, वो ऊपर से गिरी हुई ओस होती है ना। रात के ठंडक के कारण वो टपकती है। तो वो बता रही है वो उसकी बूंद कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, मानो हाथ पकड़कर आगे की ओर खींच रहा है। अब उसकी बूंद जो बता रही है कि मैं लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही, यानी कि पेड़ों के रों में 3 दिन तक वो समाई हुई रही है ना। अब क्या कह रही है कि मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों में से होकर जैसे तैसे अपनी जान बचा करके भागी। तो क्या हुआ, बाहर निकलने पर उसे पता चला कि रात होने वाली थी। जो सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देता है वे जा चुके थे। देखिए क्या होता है, पेड़ों की जड़ों के माध्यम से उसकी टहनी में से होते हुए उसके पत्तों तक जब वो पानी की बूंद पहुंचती है ना, और फिर क्या होती है, सूर्य की किरणों से जो है वो वाष्प बनकर उड़ती है। हम सब जानते हैं, है ना, आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण जो है वो वाष्प बनते हैं और फिर आकाश में पानी की बूंद जो है वो उड़ जाती है। लेकिन क्या होता है, जब पानी की बूंद का इतना प्रोसेस हुआ बाहर तक आने का, तब तक क्या हो गया था, सूर्यास्त हो गया और उनके उड़ने की शक्ति खत्म हो गई। तो जब शाम हो गई तो फिर वो बूंद वहीं की वहीं ठहर गई। अब बता रही है वो कि वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही, है ना। अब क्या कह रहे हैं, इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा, लेखक के ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। तो लेखक ने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा, है ना। तो क्या कहता है भैया, ओस की बूंद बोलती है, भैया तुम्हें उसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। क्या होगा, जब सुबह सूर्य हो जाएगा फिर मैं आराम से वाष्प बनकर उड़ जाएगी। तो कहती है कि मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी जो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि लेखक के हाथ पे मैं रहूंगी तो उन्हें वजन लगेगा और उनके हाथ में दर्द होगा। तो ओस की बूंद ने कहा कि मैं जब तक सूर्य नहीं उगता तब तक मैं तुम्हें अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाऊंगी। तो लेखक ने भी कहा ठीक है। तो कहती है वो कि बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, ओसजन यानी ऑक्सीजन, पुरखे यानी कि ओस की बूंद के पिता ऐसे, मतलब हम किसको बोलते हैं, पुरखे किसको बोलते हैं, जो हमारे बड़े रहते हैं हमारे घर में वो। तो कहते हैं ये दोनों गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी और सूर्यमंडल में अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी और अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे, है ना। तो कहती है हमारी वंशज अपनी भयावह लपटों से उसका मुख उज्ज्वल किए हुए है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य की धरातल पर नाचते थे। अब वो बता रही है कि सूर्य की धरातल पर मेरे जो पुरखे थे वो बड़े आराम से नाच गा रहे थे। फिर बता रहे हैं कि दिन में दूर तक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई देता था। देखिए सूर्य पर क्या था, गर्म था, है ना। आग का कहते हैं, आग का सिर्फ गोला, पहले हमारी पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी। कैसे थी, सूर्य जो था वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता और उस बार बार चक्कर के कारण जो एक पिंड जो था वो बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो आसपास जाता उसका आकार बढ़ जाता, सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति
हमारा सूर्य शक्ति के कारण हमारा सूर्य जो था वो कांप उठा था, है ना। ऐसा ज्ञात हुआ कि ग्रहराज से टकराकर सूर्य चूर्ण हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि सूर्य से टूटा हुआ भाग, एक हिस्सा जो टूट गया वो क्या कहलाया था, वो हमारी पृथ्वी थी, है ना। तो कहते हैं पृथ्वी पर बहुत सालों तक मानव का कोई जीवन नहीं था, मनुष्य का कोई जीवन नहीं था, कोई प्राणी उस पर नहीं रहता था। सालों हजारों सालों तक वो सिर्फ एक आग का गोला ही बनकर रह गई थी, है ना। फिर बता रही है वो बूंद कि अब उसके बाद में न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने ठोस बर्फ के रूप में पाया, मेरे भाप के रूप में था। मैंने देखा चारों ओर असंख्य। फिर बाद में जब वो पहाड़ों से होते हुए गुजरी, हिमालय से होते हुए गुजरी, तो वो किसके रूप में हो गई, बर्फ के रूप में हो गई, है ना। फिर आगे जो है वो बता रही है कि मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा। अब लेखक की भी ओस की बूंद की कहानी सुन करके उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात सब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे निचले भाई दबकर, यानी क्या होता है, पानी उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर पानी आता जाएगा तो नीचे का पानी और नीचे ही दबता चला जाएगा और ऊपर उसके ऊपर एक और परत जो है वो जमती ही चली जाएगी। मैं कई मास समुद्र में, अब यही बूंद जो है कितने महीनों तक समुद्र में ही घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने अपनी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसी के फलस्वरूप में पिघल पड़ी पानी बनकर। अब क्या हुआ, गर्मी जब सूर्य की गर्मी के कारण वो बर्फ किस रूप में पिघलने लगी और पिघल करके किस का रूप ले लिया, पानी का रूप ले लिया। और वो बूंद भी स्वयं समुद्र का ही एक भाग बन गई। क्यों, समुद्र में पानी, उसी के साथ बूंद बर्फ से पानी बनकर मिक्स हो गई तो समुद्र का ही एक और हिस्सा बन गया। तो कहते हैं मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सके, इतना सुंदर दृश्य था। तो वो बता रही है कि वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा हुआ है। हमें पता है समुद्र का पानी हम पीने के योग्य नहीं होता है, हमें पीने के काम में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसीलिए पानी तो बहुत होता है समुद्र में, लेकिन वो पीने युक्त नहीं होता है। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र से ऊपर तो घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर अब क्या हुआ, बूंद के मन में आया कि मैंने बहुत समुद्र के ऊपर ऊपर घूम लिया। जब वो नीचे की ओर गई तो नीचे क्या देखा, उसने देखा कि वहां पर तो बहुत विचित्र विचित्र जीव है ना, अलग अलग तरह के। तो वो बता रही है कि मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे देखे, फिर उसके अलावा मछलियाँ, कछुए और हाथों वाली मछलियाँ, एक मछली जो मनुष्य से कई गुना लंबी, व्हेल मछली जिसको कहते हैं, फिर घोंगे और उसके अलावा बड़ी बड़ी मछलियाँ और दूसरे इतने सारे जीव और प्राणी देखे जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सका। तो वो कह रही है कि मैं वहाँ गहराई तक जा करके जब मैंने देखा, सूर्य का प्रकाश बहुत भीतर तक पहुँच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र, अब कह रही है वो मैंने इतना गहराई से देखा कि मेरे नेत्र ही दुखने लग गए। यह एक अत्यंत सुंदर मछली, अब बता रहे हैं वो कि इतने सुंदर सुंदर मछलियों को मैंने उसके अंदर देखा, विचित्र है। जब मैं, अब लेखक को भी सुनकर के बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो क्या देखा कि वहां तो अंदर जंगल बना हुआ है। जंगल बना हुआ है इन द सेंस वहां भी अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, मोटे पत्ते वाले, छोटे पत्ते वाले, बहुत सारी घाटियां, बहुत सारी पहाड़ियां, वहीं गुफाएं, मतलब जमीन में पानी के नीचे भी सारी वो सब चीजें होती है जो हम ऊपर की ओर भी देखते हैं। तो वो बता रही है कि मैं अपने दूसरे भाई बहनों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। अब क्या हुआ, वहीं से समुद्र के अंदर से वो किसी एक चट्टान में घुसी और कहते हैं
कि कई वर्षों तक कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति से वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के भीतर क्या छिपा हुआ है। और अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था, सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी हुई थी और नाना प्रकार की धातुएं जो इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। कैसे? जब क्या कहते हैं कि चट्टानों के अंदर बहुत सारा लावा कहते इकट्ठा हो जाता है और फिर क्या होता है, जब वो फटता है तो क्या रूप ले लेता है, ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। उसी ज्वालामुखी के साथ फट करके वो पानी की बूंद जो थी वो क्या हो गई, बाहर की ओर आ गई। हम लोग ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। वही जो ज्वालामुखी की तैयारी हो रही है वो इसमें बता रहे हैं, है ना। तो अब लेखक को समझ में आया कि ये किसकी बात कर रही है, ज्वालामुखी की बात कर रही है। तब बूंद बताती है पानी की, हाँ तुम लोग उसे क्या कहते हो, ज्वालामुखी ही कहते हो, है ना। फिर बोलती है, हमें पीठ पर लादे इधर उधर ले जाती, कभी आनंद के थे, सभी आनंद में थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिर रहे थे। जब वो उड़ के ऊपर की ओर गई तो आसमान में खेलकूद कर रही थी। अब बता रही है वो कि मैं एक पहाड़ पर, आसमान से फिर जब नीचे की ओर गिरी तो कहाँ गिरी, एक पहाड़ पर, और पहाड़ से नीचे की ओर आ रही थी तो बहुत ज्यादा मैली कुचैली हो गई, इट मीन्स गंदी सी मैं हो गई। और फिर क्या हुआ, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। अब बता रही है बूंद कि हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। अब बता रही है वो कि यहाँ से हम जो है चट्टान पर गिरे। हम एक बार बड़ी ऊंची पत्थरों को चबा चबा कर हमें बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु भी हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती है। हम देखते हैं जब पानी उग्र रूप ले लेता है तो क्या होता है, विनाश की ओर ही हम जाते हैं। जब कहीं भी बाढ़ आती है देखते हैं तो क्या होता है, पानी के कारण बहुत ज़्यादा विनाश होता है। वो उग्र रूप होता है, वो उनका गुस्से का रूप होता है। उससे क्या होता है, मानव जाति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जब पहाड़ों से गुजरते हुए वो किससे मिली, नदी से मिली, और फिर नदी से लुढ़कते लुढ़कते छोटे नालों में घुसी और छोटे नालों से गिरते गिरते वो क्या कहीं सरक कर एक नल, टूटे हुए नल के अंदर वो बूंद जो थी वो घुस गई। और वहां से क्या देखती है कि रात के समय में ऐसे ही स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकलकर भागी। अब जब वो नल के अंदर आ गई तो क्या देखा उसने कि यहाँ इस एक जगह से टूटा हुआ है, यहाँ से निकला जा सकता है। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पास पहुंची, है ना। अब वो बता रही है कि जब मैं नल से निकली, जमीन पर आई और फिर जमीन के अंदर गई, फिर उसमें से पेड़ के थ्रू जब बाहर आई तो क्या देखा कि यहाँ पर मैं घूमते घूमते जैसे तैसे इस बेर के पेड़ पर आ गई। अब क्या हुआ, वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। तभी जब वो इतना करके बोली ही थी तभी क्या हुआ, सूर्य उदय हो गया। बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। देखा उसने जैसे ही सूर्य उदय हो गया, मतलब अब वो वाष्प बनकर भाप के रूप में उड़ सकती है। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते हो। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। हम देखते हैं धीरे धीरे वो पानी जो होता है सूर्य की गर्मी के कारण सूखता चला जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो उड़ जाता है और वाष्प का रूप ले लेता है और वही ओस के रूप में हमें मिलती है। तो देखा आपने, एक छोटे सी बूंद की ने अपने जीवन की बड़ी सी कहानी हमें इसमें बताई है और लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से इसका मानवीकरण किया है। पाठ के अंदर इस पूरे पाठ को पढ़िए और अभ्यास प्रश्नों को करिए। हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।